Hello students, welcome back to our physics lecture. Okay, 1 minute. Okay, so we were discussing about the chapter that is refraction of light. Okay, we were discussing about the chapter refraction of light. Last particular कुछ वीडियोस में हमने स्टडी किया है कि कैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के डिफरेंट फिनोमेना होते हैं, ऑन विच फैक्टर ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिपेंड्स. और कुछ हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था, दैट वाज डिस्प्लेसमेंट व्हेन अ ग्लास. कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में स्टडी किया था कि डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंट स्पीड होती है, डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ, स्पीड चेंज होता है, लाइट चेंज होती है. ये सारे फैक्टर्स के बारे में हमने स्टडी किया था कुछ लास्ट प्रीवियस वीडियोस में. ठीक है, जैसे नहीं देखा होगा आप लास्ट पर्टिकुलर कुछ वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन दैट. ओके, तो इसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर देखा था, दैट वाज लैटरल डिस्प्लेसमेंट. याद आ रहा होगा, हमने एक बनाया था रे डायग्राम. ठीक है, एक रे डायग्राम बनाया था ड्यू टू रे वाज पासिंग फ्रॉम अ ग्लास स्लैब, अ थिक ग्लास स्लैब ऑफ PQRS, नेमिंग PQRS, जहां पे अपने इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे का हमने स्टडी किया था. एज वी ऑल नो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने पे स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है, एक फैक्टर रहेगा, तो चीजें याद रखनी है. और इंपॉर्टेंट पार्ट, whenever light travels from a rare medium to denser medium, light bends towards the normal, whereas when light travels from denser to rare, light bends away from the normal. बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज यहाँ पे कंप्लीट द रे डायग्राम का आपको क्वेश्चन मिलता है जहाँ पे ये आपको लॉजिक अप्लाई करनी होती है. दैट इज whenever a ray of light travels from rare to denser, it bends towards the normal. हमने कुछ पॉइंट लिखा था, आपको याद आ रहा होगा, कुछ अपने नोट्स बनाया होगा तो पॉइंट आपको मिलेगा उसमें. एंड सेकंड, इट वाज a ray of light when passing from denser to rare medium, it bends away from the normal. ठीक है, ये चीज हमने स्टडी किया था. अब जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था हमारा कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने स्टडी किया था. सर लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या था? ओरिजिनल जो इंसिडेंट लाइट था उसका जो पर्टिकुलर पाथ था, वो पर्टिकुलर पाथ, दैट इज द नॉर्मल इंसिडेंट रे का जो नॉर्मल पाथ था, अगर वो बेंड नहीं होता, उसका जो नॉर्मल पाथ, और जो पर्टिकुलर आपका इमर्जेंट रे था, जो फाइनल इमर्जेंट रे था, उसका जो डिस्प्लेसमेंट था, उस डिस्प्लेसमेंट को कितना वो अपने शिफ्ट हुआ है, हम शिफ्ट कह सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं. उस शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट. नाउ वी विल बी सीइंग व्हाट इज द फैक्टर ऑन व्हिच द लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड. ठीक है, फैक्टर्स क्या थे? फैक्टर्स अफेक्टिंग द लैटरल डिस्प्लेसमेंट. तो पहला क्या रहेगा? थिकनेस ऑफ द ब्लॉक. थिकनेस ऑफ ब्लॉक. और सेकंड फैक्टर रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये हमने स्टडी किया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस. और थर्ड क्या था? थर्ड वाज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास. जो भी पर्टिकुलर ग्लास के बारे में हमने स्टडी किया था, दैट वाज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. ठीक है, ये थ्री डिफरेंट फैक्टर थे. और एक वेवलेंथ भी कह सकते हम, फोर्थ फैक्टर बना दे, वेवलेंथ ऑफ लाइट. ठीक है, ये कुछ फोर फैक्टर थे जहां पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में बात हो रही है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट. फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर्स फॉर, आई कैन से फैक्टर्स फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो आप नोट डाउन करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर व्हिच लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स. सो फर्स्ट इज द प्रिज्म, दैट इज थिकनेस ऑफ ब्लॉक. सेकंड थिकनेस ऑफ ब्लॉक है. सेकंड सर एंगल ऑफ इंसिडेंस. थर्ड आपको मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. एंड फोर्थ इज वेवलेंथ ऑफ लाइट. ओके, सर फैक्टर अफेक्ट कैसे करता है? मोर द थिकनेस ऑफ द मीडियम, मोर इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट. तो पहले जो फर्स्ट फैक्टर है, दैट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट, जो फैक्टर है, लेट अस से थिकनेस ऑफ द ब्लॉक is directly proportional to the lateral displacement. I am denoting lateral displacement by delta. तो कैसा रहेगा? Directly proportional. More the thickness, more will be the lateral displacement. ये चीज याद रखना है. जितना ज्यादा thickness रहेगा, जितना ज्यादा आपका thick material रहेगा, उतना ज्यादा आपका lateral displacement रहेगा. ठीक है. Second, more the angle of incidence, more is the lateral displacement. इसका मतलब जो lateral displacement है सर, ये भी डिपेंड कैसे करता है? Directly proportional. लेट अस से lateral displacement क्या? थीटा इज द lateral, सॉरी, डेल्टा इज योर लैटरल डिस्प्लेसमेंट. ओके, हम डायरेक्ट कैसे लर्न करेंगे? हम स्टेटमेंट में लर्न नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट रिलेशनशिप लर्न करेंगे कि कैसे थिकनेस ऑफ ब्लॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा
Angle of incidence is directly proportional to delta. And we are talking about refractive index. ठीक है, more the refractive index of the medium, more is the lateral displacement. ठीक है, since the refractive index increases with decrease in wavelength of light, so the lateral displacement increase with decrease in wavelength of light. Okay, that is lateral displacement is more for the violet light than the other light. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको बढ़ेगा तो आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होगा. ठीक है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा. मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, मोर विल बी द लैटरल डिस्प्लेसमेंट. इसका मतलब क्या रहेगा? जो हम सेकंड पार्ट लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इंक्रीज होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होने से क्या डिक्रीज होगा? वेवलेंथ डिक्रीज होता है. जो नेक्स्ट फैक्टर दैट इज वेवलेंथ डिक्रीजेस. यहां पे हम लिख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस देन वेवलेंथ डिक्रीजेस. क्लियर है? आप ये नोटेशन बना सकते हो. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस, wavelength of the light decreases. Wavelength of the light decreases. अब refractive index is directly proportional to wavelength. We can see refractive index and wavelength, that is lambda, is inversely proportional. So the wavelength of light is inversely proportional to the displacement. What does it mean? More the wavelength, less will be the displacement. More the wavelength, less is displacement. Okay. अब हमें पता है कि wavelength of, अगर हम वेव्योर के बारे में बात करते हैं, अब रिकलेक्ट कीजिए लास्ट क्लास. वेव्योर के बारे में बात करते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट वायलेट एंड रेड लाइट. किसका वेवलेंथ आता है? वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर सर वेवलेंथ ऑफ वायलेट, है ना. वायलेट का जो वेवलेंथ, सॉरी रेड का जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू वायलेट. इसका मतलब क्या होगा सर? शिफ्ट, दैट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेड is less than lateral displacement of violet. Am I clear with this concept? अब देखिए, तो लास्ट क्लास में हमने लास्ट पॉइंट में कुछ डिस्कशन किया था, शिफ्टिंग ऑफ लाइट. हमने आपको एक चीज एक्सप्लेन किया था कि why we use red light in rear मतलब रेड लाइट का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? जब ब्रेक लाइट, ब्रेक लाइट में हमने रेड लाइट का इस्तेमाल किया था. व्हाट वाज द रीजन सर? देखिए, लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज लेस, मतलब जो एक्चुअल पाथ ऑफ रे है और जो इमर्जेंट है उनमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम रहेगा, तो रे ऑफ लाइट ज़्यादा एक्सपांड नहीं होगी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेंटेन रहेगा. तो यहाँ पे इंटेंसिटी किसका ज़्यादा है? इंटेंसिटी ऑफ रेड इज मोर एज कम्पेयर टू वायलेट. इसका एक्सप्लेनेशन मैं लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में दिया है, जहाँ पे आपका गिव रीजन का क्वेश्चन बनता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन भी बनता है. ठीक है, तो लास्ट वीडियो का जो लास्ट पार्ट है, लास्ट सेक्शन, आप उसमें ज़रूर देखिए, 1 सेकंड फिर से देखिए, मल्टीपल टाइम्स देखिए और उसके नोट्स बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है. वहाँ से गिव रीजन क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, क्वेश्चन वहाँ से डेफिनेटली शॉर्ट है. ठीक है, अगर आपने वो पार्ट मिस कर दिया है तो आपका 2 to 3 मार्क्स तो वही कम हो गए, और वो बहुत मतलब ऐसे कि हैंडफुल मार्क्स है, आप ऐसे ही उसके मार्क्स गंवाना नहीं चाहोगे. ठीक है, इतना आसान पार्ट है, इतना आसान कंसेप्ट है. अगर आप वो पार्ट, इतना आसान मार्क्स को आप अगर खो दोगे तो सिंपल सी बात है, जहाँ ट्रिकी है वहाँ पर तो आपका नुकसान होगा ही होगा, और जो सिंपल पार्ट है वहाँ पर भी आपका नुकसान होगा, तो आपका स्कोर बहुत मिनिमाइज हो जाएगा. ठीक है, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. क्लियर है? तो दिस आर द फैक्टर्स फॉर विच. अब वेवलेंथ क्यों है? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम होगा. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इसका अगर इस केस में हम पढ़ते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसमें ज्यादा रहेगा? Refractive index of red is less than refractive index of violet. क्लियर है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा उसी का डिस्प्लेसमेंट भी कम रहेगा. ठीक है, क्लियर है? ये चीज यहां तक क्लियर? ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको दिखाई दे रहा होगा. वेवलेंथ ऑफ रेड इज मोर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस. क्लियर है यहाँ तक? ओके, होप सो ये पार्ट सब भी आपको क्लियर होगा. तो कुछ हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सेक्शन पे स्टडी करते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स हम स्टडी करेंगे, किस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज दे यूज. ओके,
ओके, तो फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज गिवन। बहुत आसान है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन, ठीक है, गिवन बनाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ है, उन्होंने कहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सिर्फ और सिर्फ वाटर के बारे में कहा है। सिंपल सी बात है सर, अगर वाटर के बारे में कह रहे हैं तो जो नेक्स्ट दूसरा मीडियम जो रहेगा जिसके साथ वो कंपेयर किया गया है वो कौन सा रहेगा, वो एयर रहेगा, बाय डिफॉल्ट एयर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी वैल्यू गिवन दैट इज 4/3, 4/3 है ना, यस 4/3, एंड देन गिवन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और आई कैन से एयर 3 into 10 to the power 8 meter per second to find velocity of light in water. क्लियर है, फॉर्मूला क्या होता है सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये फॉर्मूला होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ वाटर। क्लियर है, ये चीज याद रहेगी, है ना। वैल्यू पुट करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 4/3 into velocity of light is 3 into 10 to the power 8, velocity of water we have to find, cross multiplication, 4 into velocity of water equals to 3 into 10 to the power 8 into 3, 4 into velocity of water equals to 9 into 10 to the power 8, velocity of water equals to 9 into 10 to the power 8 divided by 4, that is velocity of water is equal to 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. क्लियर है यहाँ तक? देखिए वेलोसिटी ऑफ वाटर इंक्रीज हो गया, सॉरी वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज हो गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर डिक्रीज हुआ है। अब एक चीज आप ध्यान रखोगे यहाँ पे, नोट नोट क्या है, नोट एक चीज आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि वेलोसिटी ऑफ जो भी पर्टिकुलर मीडियम में निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में अगर आप निकालोगे, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, वो जो आंसर रहेगा दैट शुड बी ऑलवेज लेस देन 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। हम फिर से दोहरा रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, चाहे वो कोई भी मीडियम हो, डेंसर रेयर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, वेलोसिटी आपका जो आंसर आएगा that should be always and always less than velocity of light in air, ठीक है। क्यों सर, because the maximum light, maximum velocity of light, let us say maximum is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second, which is in air or you can say vacuum। इससे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट नहीं होता है, ठीक है। 3 into 10 to the power 8 से ज्यादा वैल्यू आपका नहीं आएगा, चाहे किसी भी तरीके का आप न्यूमेरिकल ले लीजिए। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड इन विच लाइट ट्रेवल्स, ठीक है, तो ये मैक्सिमम है, इससे सरप्लस नहीं हो सकता, चाहे आप रेयर डेंसर के बारे में बात कीजिए। और हम मीडियम के ले रहे हैं, एयर या वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम है, एयर के बारे में बात हो रही है। 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अगर आपका आंसर कहीं गलत यहाँ पे ऐसा बन जाता है 22.5, तो तुरंत क्लिक होना चाहिए, 22.5 into 10 to the power 8 गलत है, ठीक है, क्योंकि 22 हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम तो 3 होती है। अगर मैक्सिमम 3 है तो 22 जा सकता नहीं, जो भी वैल्यू आएगा, जो भी का वेलोसिटी आएगा दैट विल बी लेस देन 3 ऑलवेज, तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। नोट बना लेते हैं अच्छे सा, है ना, तो ये आप कॉपी करोगे अच्छे से। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो लाइट का स्पीड रहेगा टी रहेगा, यहाँ पे टी ऐड कर दो, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन एयर और वैक्यूम, दैट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बहुत आसान न्यूमेरिकल था, बेसिक था।
इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। अब हम ऑब्जर्व करेंगे जितने भी पर्टिकुलर मीडियम में वेलोसिटी निकालेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे इन ईच एंड एवरी केस कि हमारा जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो एयर से ज्यादा आता है या कम आता है। ठीक है, हम हर न्यूमेरिकल में किसी भी जो भी तरीके का हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं या फिर अभी बनाने वाले हैं, हर एक चीज से न्यूमेरिकल से हम सोल्यूशन के साथ एक आखिरी में नोट बनाएंगे और उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में हमने क्या सीखा, किस तरीके का कंसेप्ट को हमने अप्लाई किया है, किस तरीके के कंसेप्ट को हमने क्या एनालिसिस किया है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ कि दिस इज क्वेश्चन और हमने पूछा कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्वेश्चन को बिना सॉल्व करके बताइए 3 से ज्यादा रहेगा कम रहेगा, तो आप बताओगे सर हमेशा आंसर 3 से कम रहेगा, 3 × 10⁸ से हमेशा आंसर आपको कम मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपने ये चीज सीखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं किसी क्या चीज है जो हम सीख सकते हैं, और ऐसी कौन सी लॉजिक है जो हमें डेवलप करनी है, या फिर कोई शॉर्टकट ट्रिक हम बना सकते हैं, सभी चीजों को हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड द ग्लास इज 3/2। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2। सिर्फ वाटर और ग्लास का क्या, तो कंपैरिजन क्या रहेगा, विथ एयर रहेगा कंपैरिजन। क्या हम डिफॉल्ट लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2। क्लियर है, क्या पूछेगा, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, टू फाइंड। ध्यान दीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, एक फॉर्मूला बनाया था हमने, शायद से सेकंड या थर्ड वीडियो में हमने इसके बारे में स्टडी किया था कि कैसे डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है। और डायरेक्ट जब दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होते हैं और तीसरा हमसे दो पर्टिकुलर मीडियम के बारे में पूछा जाता है तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फॉर्मूला याद होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्लियर है, वेलोसिटी होती तो हम क्या बनाते, वेलोसिटी ऑफ वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास। जब वेलोसिटी होता है तो यहाँ पे बनता है वेलोसिटी ऑफ वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास। क्लियर है, पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करना है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही फाइंड करना है, तो ऐसे केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर गिव्स यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्लियर है, वैल्यूज बनाते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to water gives you 4/3 upon 3/2। अब यहाँ पे ना ये डिवीजन जब फ्रैक्शन होता है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, कोई और स्मार्ट नहीं बनेगा, कोई आइजैक न्यूटन नहीं बनने की कोशिश करेगा, कोई आइंस्टाइन बनने की कोशिश नहीं करेगा, सिंपल वे में प्रोसीजर समझिए। ऐसे जब मल्टीपल फ्रैक्शन डबल फ्रैक्शन होता है, मतलब डिवीजन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब हम इसे रेसिप्रोकल करते हैं तो ऐसे कौन सा नंबर जो ऊपर जाएगा कौन सा नंबर नीचे आएगा, वहां पे आंसर गलती होती है, जो बहुत माइन्यूट सी गलती है, हर एक बच्चा करता है, हमेशा होती है। ठीक है, अब आप ऐसा समझोगे सर ये तो हमें आता है, आ तो जाएगा, पर जब ये मल्टीपल क्वेश्चन में आएगा या फिर एग्जाम के प्रेशर में रहेगा, जब आपका एग्जाम रहेगा ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो आप इसे मिस्टेक जरूर करोगे। ठीक है, ये हम जरूर आपको शो करेंगे कि आप इसे मिस्टेक हमेशा आपसे कहीं ना कहीं होगी। ठीक है, यू विल फाइंड द सिली मिस्टेक फॉर दिस, तो सिली मिस्टेक को अवॉइड करना है। ठीक है, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट कि सर हमें आता है हम कर लेंगे। ठीक है, गलतियां होती है, जब हम एग्जाम में देते हैं तो यही क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आप 10 बार सॉल्व कर सकते हो घर पे बैठ के स्टडी टेबल पे, वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको सोचना पड़ता है कि क्या हम सही कर रहे हैं गलत। रीजन क्या है, प्रेशर की वजह से। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल चैप्टर या सिंगल न्यूमेरिकल सॉल्व करना है एग्जाम में जाके, आपको मल्टीपल चैप्टर्स है जहाँ पे आपको मल्टीपल न्यूमेरिकल्स आएगा, अलग अलग तरीके के कंसेप्ट आएगा, तो सभी कंसेप्ट को एक साथ याद रखना बहुत डिफिकल्ट है और अप्लाई करने में दिक्कत होती है। तो ऐसे वक्त जब मैं सॉल्व करता हूँ, जब मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो मैं ऐसे वक्त इसे क्या करता हूँ, सिंपल फॉर्म में लिखता हूँ। सर जो हमने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, 5th स्टैंडर्ड में हमने जो पढ़ा था हम वही लिखेंगे, क्योंकि वही बेसिक होती है। हमेशा याद है कि जहाँ पे चीजें कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू होती है, जब आपको लगता है कि बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट आ गए, ऑलवेज स्टिक टू द बेसिक। बेसिक चीजें आपको कभी फेल नहीं करेगी, जितना भी आप बेसिक पर स्टिक रहोगे, पर्टिकुलर बेसिक कंसेप्ट से आप सॉल्व करोगे तो कोई चीजें गलत हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है, 4/3 डिवाइडेड बाय 3/2। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, तो दो फ्रैक्शन है, 4/3 डिवाइडेड बाय 3/2, उसी को हमने ऐसे बेसिक में लिखा है। सर हम 5th स्टैंडर्ड में ऐसे ही लिखते थे। इसका क्या करते हैं,
जब साइन को हम चेंज करते हैं, दैट इज डिवीजन साइन को अगर मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करते हो तो क्या होता है, नेक्स्ट टर्म गेट्स रेसिप्रोकल। हम फिर से कह रहे क्या कह रहे हैं, स्टेप देखो, व्हेन वी कन्वर्ट दिस डिवीजन साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन, द नेक्स्ट टर्म टू दैट, द नेक्स्ट टर्म प्रीवियस वन नहीं, नेक्स्ट टर्म क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, नेक्स्ट टर्म गेट्स रेसिप्रोकल, दिस विल बी 2/3, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। कोई भी जब भी हम डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो नेक्स्ट टर्म हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है, हमेशा देखिए नेक्स्ट टर्म रेसिप्रोकल होता है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, 4 2 8, 3 3 9, 4 2 3 3 9, सर क्लियर है? अरे हमने गलत कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, आपके ध्यान दो बच्चों, गलत हो गया, हमने वैल्यू ही गलत बना दी, ये वैल्यू हमने गलत उल्टी लिख दी है, ग्लास की हमें लिखना था पहले तो हमने वाटर का लिख दिया, ग्लास का हमें लिखना था वाटर का लिख दिया, ठीक है। तो ग्लास का क्या है 3/2 और वाटर का है 4/3, दिस विल बी 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ये बन जाएगा 9/8, 9/8। अब आप सोचोगे सर ये गलती पकड़ी कैसे गई, अब एक चीज सीखेंगे, लास्ट केस में क्या हो रहा था, लास्ट केस में रेसिप्रोकल ऐसा कुछ, लास्ट केस में देखिए, लास्ट केस में क्या हो गया था, हमने उल्टा बना दिया था, दैट वाज 4/3 डिवाइडेड बाय 3/2, और इसको हमने कुछ इस तरीके से 4/3 2/3, तो बन गया था 8/9, है ना, 8/9 फ्रैक्शन आता। जब इसे आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या बनेगा, 0. ये बन जाएगा 80, तो ये हो जाएगा 9 9 81, 9 7 सा 9 7 सा 63, 7 9 सा 63, 8 9 सा 72, 8 आएगा 72, पीरियड बचेगा, फिर 8 9 सा 72। तो लास्ट केस में ना आंसर ये आ रहा था, दिस वाज रॉन्ग पार्ट, ठीक है, रॉन्ग वाला, गलत, जो हमने गलत सॉल्व किया था। सर आप बोलोगे सर ये गलत चीजें क्यों बता रहे हो, क्योंकि यही तो चीजें सीखनी थी, हमें कैसे समझ में आई कि चीजें गलत हुई है, हमें कैसे समझ में आई, ये अगर आपको समझ में आ गया कि आपसे गलती कहाँ पे हुई है तो आप जो चीज करोगे वो सही करोगे, सिंपल लॉजिक है। अगर आपको ये पता चल गया कि गलती कहाँ हो रही है, ये हमने सही लिखा है गलत लिखा है, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि हाँ अब हमें चेंज करना है, हमारा आंसर चेंज, टीचर की जरूरत ही नहीं है, आप एग्जामिनर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि एग्जामिनर का आपको बताएगा कि आपका आंसर राइट या रॉन्ग है, आप खुद जज कर सकते हो। हमारा आंसर क्या था 0.88, और इस केस में क्या आएगा, इस केस में हमारा आंसर आएगा 1.25, 1.25, 9 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 सा 8, 1 बचेगा, नहीं 1.125, 1.125, 1.125। अब सर इसमें से ये समझ में कैसे आया, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि गलत कैसे हुआ। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आता था 0.88, और कंपैरिजन क्या है, ग्लास से वाटर में जा रहा है, ग्लास से वाटर में, तो ग्लास डेंसर है, वाटर रेयर मीडियम है, तो जब डेंसर से रेयर में लाइट जाता है सर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपका बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना, कम बढ़ना चाहिए, ये कंसेप्ट हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, कम होता है या बढ़ता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने सेकंड वीडियो में, याद आ रहा होगा, ठीक है। आप इसका आंसर निकालोगे, आप ढूंढोगे अपने आंसर, इसलिए हमें पता चल जाती है 1 से कम था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाज लेस देन 1, लेस देन 1, तो 1 लेस देन 1 तो आ ही नहीं सकता था, इसलिए यहाँ पे हमें समझ में आ गया था कि आंसर हमारा कहीं ना कहीं हमसे गड़बड़ हुई है, तो हमने तुरंत क्रॉस चेक किया और देखा कि वहाँ पे हमने एक्चुअली वैल्यू पुट कर गलत कर दी थी। तो ये होती सिली मिस्टेक, देखिए जैसे हमने वैल्यू गलत पुट कर दी, तो हो सकता है आपसे भी हो सकती है गलतियाँ, है ना, ये गलती हो सकती है, और एग्जाम में हो गई, चलो नोट्स में हो गई तो समझ में आती है, हमने ब्लैक बोर्ड पे बना दिया तो समझ में आ गया, चलो गलती हो गई, पर ये गलती अगर हम आज एग्जाम देते हैं, लेट से आप बोर्ड एग्जाम देते हो, ये हम न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं, वो गलती बना दी है और सॉल्व करके 0.88 डाला, लिख के रख दिया, अब भाई आंसर तो आना ही, क्योंकि नंबर है, डिवीजन करोगे आंसर आएगा, 0.88 आ गया, हम लिख के आगे और सॉल्व करके आगे, और हमने कहा कि यार 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, हमें 3 मार्क्स हमें कंफर्म है। पर अगर हमें ये लॉजिक पता होती कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 तो आ ही नहीं सकता,
ये हमारा 0.88 कैसे आया, तो हम तुरंत क्रॉस चेक करना शुरू कर दिए। तो हमने देखा कि भाई इनिशियल पॉइंट पे गलती हो गई थी, जहाँ पे वैल्यू हमें पुट करना था हमने वही वैल्यू ही गलत पुट कर दी। क्योंकि वैल्यू पुट करने में हो सकता है कि जैसे हमने क्रॉस चेक नहीं किया तो आपसे भी गलती हो सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम कैसे गलती पकड़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या समझ में आया कि सिली मिस्टेक, फर्स्ट ऑफ ऑल सर न्यूमेरिकल जब आप वैल्यू पुट करते हो तो दूसरी बार क्रॉस चेक फिर से कीजिए कि आपने क्या सही वैल्यू पुट की है या नहीं किया है। उसके बाद सर ये भी समझ में आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गलत आने पर हमने तुरंत क्रॉस चेक किया, और क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, लेस देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। सारी कंसेप्ट हमने पिछली भी कुछ वीडियोस में डिस्कशन किया है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऑरेंज लाइट ऑफ वेवलेंथ 6600 एंगस्ट्रॉम। ऑरेंज लाइट का वेवलेंथ हम बना देते पहले। वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा, लेट अस से O फॉर ऑरेंज 6600 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट किसमें करते हैं, एंगस्ट्रॉम में किया जाता है, ठीक है। ट्रेवलिंग इन एयर गेट्स रिफ्रैक्टेड इन वाटर। ट्रेवलिंग इन एयर गेट्स रिफ्रैक्टेड इन वाटर, मतलब भाई ये वाटर और एयर में ट्रेवल हो रही है। और कुछ ऐसी कहानी है, देखिए कुछ ऐसा आ रहा है और ये रिफ्रैक्ट हो गई, ये बन गई एयर, ये बन गया वाटर, ये बन गई एयर, ये बन गया वाटर, ठीक है। रिफ्रैक्ट हमने बना दिया वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज लाइट। ओके, आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज, अभी तक तो हमें जाना हो गया तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ओके, और आगे क्या कह रहा है, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। किससे कंपैरिजन में रहेगा, सिर्फ वाटर का है, मतलब एयर, मतलब एक्चुअली क्या वाटर, और जब हम किसी भी चीज को कंपैरिजन एयर के साथ करें तो क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। ओके, नाउ दे आर आस्किंग फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर, सेकंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, एंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन वाटर। फर्स्ट पूछा जा रहा है हमसे फ्रीक्वेंसी, सेकंड क्या पूछा आपसे, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, एंड थर्ड आपसे पूछा गया है, क्या पूछा आपसे, वेवलेंथ। वेवलेंथ आपसे पूछा है, बताइए वेवलेंथ ऑफ दिस ऑरेंज लाइट इन वाटर, ठीक है। ये तीन चीजें आपसे पूछी गई है। कैलकुलेट करते हैं सबसे पहला फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसा निकल सकता है, फ्रीक्वेंसी कैसे निकल सकती है, फॉर्मूला याद आ रहा होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेसिक फॉर्मूला, फिर से हमने कहा था बेसिक से शुरू करेंगे। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज टाइम, टाइम इज 1/टाइम इज फ्रीक्वेंसी, तो स्पीड इक्वल्स टू टाइम इनटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में फाइंड करिए तो क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सर वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी किसका कैलकुलेट करोगे आप, वेलोसिटी आपको गिवन है, वेलोसिटी इज गिवन, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, एक ही तो वेलोसिटी दी है, तो आप एक ही वेलोसिटी का इस्तेमाल करोगे। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 3 × 10⁸ अपॉन एम वेवलेंथ, सॉरी टाइम नहीं गिवन है आपको, फ्रीक्वेंसी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा टाइम क्यों लिखा हमने, ये टाइम तो हट जाएगा ऐसे, ये वेवलेंथ बन जाएगा, ये वेवलेंथ हो जाएगा, बनेगा 6600 एंगस्ट्रॉम। फिर इसे तो मीटर में कन्वर्ट करना होगा ना, इसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा। यूनिट कन्वर्जन मैंने पढ़ा है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, बन जाएगा 10⁻⁻10 मीटर, ये बन गया मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, जब आप फ्रीक्वेंसी को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर 4.54। ये ऊपर चले जाएगा 10 तो कितना बचेगा 16। इसे सॉल्व करते देखिए, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 3 × 10⁸, ये 10⁻⁻10 को ऊपर सेंड कर देते हो 10⁻+10 अपॉन 6600, ठीक है।
एक जीरो दो जीरो कैंसिल, यहां से दो जीरो कैंसिल, तो 8 बच गए, 8 + 8 16, तो बन जाएगा F इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻16 अपॉन 66। अरे ये भी कट होता है यहाँ पे 22, 22 सीधा सीधा कट कर देते हैं ना, 22 बन जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 4.54 इंटू 10⁻14, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। ये आपका बन गया फ्रीक्वेंसी। सेकंड क्या पूछा आपसे, रिफ्रैक्टिव वेलोसिटी पूछा है आपसे, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला तो बहुत आसान है। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आप क्या फाइंड करोगे, सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर ना, वेवलेंथ फाइंड करना है। वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर का आपको फ्रीक्वेंसी ये दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 4/3, स्पीड ऑफ लाइट गिवन है 3 इंटू 10⁸, वेलोसिटी ऑफ वाटर फाइंड करनी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 3 9, तो बन जाएगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं इसमें 9 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 4, क्या बनेगा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर से वेलोसिटी कम आया, ये तो हमने बोला था वेलोसिटी कम ही आएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा गया फ्रीक्वेंसी, सॉरी नहीं, अब हमसे लैम्डा पूछा गया, दैट इज वेवलेंथ। वेवलेंथ हमसे पूछा गया, दो ऑप्शन है, अब दो डिफरेंट तरीके से फाइंड कर सकते हो। पहला वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, वेलोसिटी हमें नोन है, कितना है वेलोसिटी, कहाँ गई 2.25, वेलोसिटी 2.25, तो यहां से हम लैम्डा फाइंड कर सकते हैं। लैम्डा क्या रहेगा, लैम्डा इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इक्वल्स टू वेलोसिटी क्या है 2.25 इंटू 10⁸, फ्रीक्वेंसी कहाँ गई 4.54 इंटू 10⁻14, ये सब मीटर में, ठीक है, हर्ट्ज और मीटर, तो ये बन जाएगा आपका 4.95 इंटू 10⁻7, 4.95 इंटू 10⁻7 मीटर, ये मीटर में आ रहा है। इसे एंगस्ट्रॉम में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे 4950 एंगस्ट्रॉम, तो बन गया आपका आंसर। क्लियर है, सिंपल कैलकुलेशन, फॉर्मूले सिंपल है, सिंपल फॉर्मूलेज आपको अप्लाई करते जाना है, आपके न्यूमेरिकल बनते जाएंगे। क्लियर है, कॉपी, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बना है तो आपको फिर से आप रिपीट मोड में आप इस क्वेश्चन को देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रे ऑफ लाइट स्ट्राइक अ ग्लास स्लैब 5 सेंटीमीटर थिक, थिकनेस बता दिया 5 सेंटीमीटर है, मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 30 डिग्री। क्या कह रहे हैं, ग्लास स्लैब है, यहाँ पे रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर गया, ग्लास स्लैब की थिकनेस दी आपको, लेट अस से टी, थिकनेस को हम टी किस कह रहे थे, दैट इज 5 सेंटीमीटर ना, 5 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज गिवन 30 डिग्री, इंपॉर्टेंट वर्ड 30 डिग्री, ठीक है। ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग द इमर्जेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे थ्रू अ ग्लास ब्लॉक, रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। रे डायग्राम आपको बनाना है, थिकनेस आपको गिवन है दैट इज
दिस इज 5 सेंटीमीटर। तो रे ऑफ जो रे डायग्राम है वो आप बनाओगे, ठीक है। हम यहाँ पे बनाते हैं, रफली बनाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज एयर, दिस इज ग्लास, थिकनेस इज 5 सेंटीमीटर towards the normal, rear to denser towards the normal, इसे एक्सटेंड कर देंगे हम। दिस इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल पैरेलल टू दिस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंट, लेट अस नेम A, पॉइंट B, C and D, नॉर्मल N and dash, M and M dash, ठीक है। पॉइंट ओके, दिस इज नेम P Q R S, दिस इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड। आप नेमिंग करोगे A B इज रिफ्रैक्टेड रे, शॉर्टकट में दिस इज रिफ्रैक्टेड, सॉरी इंसिडेंट रे, सॉरी दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, ये है इमर्जेंट रे, ठीक है। बन गई पूरी लेबलिंग वन स्ट्रोक में। आप इसको नीट एंड टाइडी वर्क करोगे आप इसका, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क, नीट एंड टाइडी वर्क करोगे। आप क्वेश्चन में पूछा एंगल ऑफ इंसिडेंस, थिकनेस दिया है। अब क्या पूछा, मेजर द लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रे। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास इज गिवन है 1.5, ठीक है। और आपसे क्या पूछा गया है, मेजर द लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रे, टेक ओके, ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करनी है। ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज आवर कंसर्न, ये कैलकुलेट हमें करनी है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लेट अस से डेल्टा टू फाइंड लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करनी है। साइन ओके, हमें एक वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में कि टेक साइन 19.5 इक्वल्स टू 1/3। ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। साइन 19 डिग्री 19.5 एक्चुअली 19.5 डिग्री 19.5 डिग्रीज 1/3, ये आपको वैल्यू गिवन है। फाइंड क्या करना है आपको, मेजर द लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रे, लैटरल डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करनी है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम अप्लाई क्या करेंगे ये बताइए। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज कांस्टेंट। साइन आई, साइन ऑफ एंगल साइन ऑफ 30 अपॉन साइन आर, क्या हमें आर पता है, नहीं पता सर, आर डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है, कहाँ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन 1.5। वैल्यू इंटरचेंज कर देते, साइन 30 क्या होता है, साइन 30 हाफ, साइन 30 क्या होता है, हाफ होता है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, पहले वैल्यू बना साइन 30 1.5 इक्वल्स टू साइन आर। साइन 30 क्या होता है, हाफ इंटू 1.5, है ना। साइन 30 1/2 इंटू 1.5 साइन आर। किसी को नहीं समझ में आएगा उसके लिए यहाँ पे हम चेंजेस करें। साइन 30 होता है सर हाफ, दिस इज 1.5 इक्वल्स टू साइन आर। क्या होगा, हाफ को हम 2 को नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1.5 इक्वल्स टू साइन आर। दिस विल बी 2.1/3 इक्वल्स टू साइन आर। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर विल बी, आर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, यहाँ पे हम बना दे, स्पेस कम है हमें, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आर इक्वल्स टू साइन इनवर्स, आर इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/3, साइन इनवर्स ऑफ 1/3, ठीक है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं साइन आर, इसे ऐसा कह देते हैं,
ठीक है, साइन आर इज इक्वल टू 1/3, वैल्यू क्या गिवन है साइन 19.5, साइन 19.5 इक्वल टू 1/3, इसका मतलब इस केस में आर क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर इज 19.5 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमें पता चल गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आपको पता लगे तो क्या आपको ये पता लगे दिस इज 19.5, 19.5 डिग्री हमें ये पता चल गया। अगर 19.5 हमें पता चल गया तो क्या हम अब रे डायग्राम जब हम बनाएंगे तो 19.5 डिग्री के साथ उसे बैंड करेंगे, और 19.5 डिग्री के साथ अगर आप बैंड करोगे तो आपको जो रे डायग्राम है वो कंप्लीटली इमर्जेंट रे की तरफ निकल आएगा। तो इससे आप लास्ट में आप कैलकुलेट करोगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आप इसे एक्सटेंड करोगे और ये जब रे डायग्राम 19.5 के साथ ड्रॉ करोगे तो आपको जो रे ऑफ लाइट है, इमर्जेंट रे ऑफ लाइट जो बनेगी, ठीक है, तो इस तरीके से बनेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंट, इफ दिस इज 30 दिस विल बी 30, है ना, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ये होता है जो हमने स्टडी किया है, सो दिस इज 30 डिग्री। मतलब आपको सभी एंगल पता चल गए। सर इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को लाइए 30 डिग्री रखिए नॉर्मल के साथ, नॉर्मल 19.5 से बेंड कीजिए, 30 डिग्री के साथ फिर से इमर्जेंट कीजिए और रे डायग्राम बना दीजिए। आपको सिर्फ यही पता नहीं था ना कि कितने एंगल से बेंड करना है, तो ये आपको 19.5 डिग्री से बेंड करते हुए जाना है, दिस इज 30 डिग्री। आप नॉर्मल से 30 डिग्री इंक्लाइन पे इंसिडेंट रे बनाओगे, 19.5 से इंक्लाइन करोगे, फिर से 30 डिग्री से नॉर्मल से 30 डिग्री में अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करोगे और इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे, आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मिल जाएगा। लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय सिंपल मेजरमेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे और स्केल से मेजरमेंट करोगे। ओके, दिस आर द वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन दैट वी हैव स्टडीड टुडे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म देखेंगे, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे बाद में नेक्स्ट की रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, ठीक है, रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म का कंसेप्ट स्टडी करेंगे और लाइट का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ओके, चलो, सो क्लियर है यहाँ तक, सो थैंक यू।